हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास लाने का जो मेरा पर्पस है वो है आर्टिकल 19। यानी कि आज मैं आपको आर्टिकल 19 डीपली पढ़ाऊंगी एंड जितने भी इस पर इम्पोर्टेंट केस लॉज हुए हैं वो वन बाय वन करके आपको पढ़ाऊंगी। तो इसमें जितने भी क्लोजेस हैं उनको हम देखेंगे और हम जानेंगे आर्टिकल 19 क्या कहता है। तो आइए जानते हैं हम आर्टिकल 19 को। जो आर्टिकल 19 है उसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आर्टिकल 19 केवल सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है, ना कि किसी पर्सन को। इसका मतलब जो भारत में रहने वाले लोग हैं केवल उनको, यानी कि जिसके पास भारत की नागरिकता है ये उसको दिया गया है। जो आर्टिकल 19 है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि मूल अधिकार है। जो फंडामेंटल राइट की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रेंज दी गई है वो 12 से लेकर के 35 तक दी गई है, उसमें से ये आर्टिकल 19 ही है। तो आइए जानते हैं आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 बात करता है वाक एवं अभिव्यक्ति की, यानी कि स्पीच एवं एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। तो इसमें 6 क्लोजेस दिए गए हैं। 6 क्लोजेस में हमारी फर्स्ट क्लोज क्या कहती है? फर्स्ट क्लोज बात करती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें ABCD करके कुछ दिए गए हैं क्लोजेस, उनको देखते हैं। ए पॉइंट क्या बोलता है? ए बोलता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी बोलता है असेंबली, यानी कि असेंबली बनाने की स्वतंत्रता, पीसफुली विदाउट आर्म्स बनाने की। नेक्स्ट बोलता है हमारा एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव बनाने की स्वतंत्रता। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फ्रीडम है वो है आप भारत के अंदर कहीं भी किसी भी जगह क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं, यानी कि फ्रीली मूव करने की आज़ादी है। आप पूरे देश के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा भारत के अंदर, यानी इस देश के अंदर कहीं पर भी आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी आती है 6 नंबर का, यानी कि F नंबर का, जिसको अब यहाँ से हटा दिया गया है। जो कि पहले इसमें संपत्तिक अधिकार दिया गया था, जो कि एक संवैधानिक अधिकार था, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में यहाँ से हटा करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, जो कि आज वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद आता है ट्रेड, ऑक्यूपेशन या व्यापार, उपजीविका या कोई भी बिजनेस करने की आज़ादी दी गई है। तो ये हमने देखा 6 फ्रीडम हमें दिए गए हैं आर्टिकल 19 की क्लोज 1 के अंतर्गत। तो अब आगे के क्लोजेस पढ़ने से पहले हम इस पर कुछ केस लॉज देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कि आगे क्या ये जो हमारी फ्रीडम हमें प्रोवाइड किया गया है, क्या इन पर रोक लगाई जा सकती है? तो यस, बिल्कुल इन पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन वो रोक सिर्फ लगाई जाएगी आर्टिकल 19 की क्लोज 2, 3, 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग, अदर देन नहीं लगाई जाएगी। तो हम उन क्लोजेस को पढ़ने से पहले इस पर कुछ केस लॉज हैं, हम उनको देखते हैं। तो आइए सबसे पहला जो केस लॉ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कामेश्वर सिंह का, यानी कि कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य का केस है। ये 1972 का केस है। इस केस में क्या हेल्ड किया गया था? इसमें बताया गया था प्रदर्शन के बारे में कि क्या प्रदर्शन करना, धरना करना क्या एक फंडामेंटल राइट है? क्या वो आर्टिकल 19 की क्लोज 1 के अंतर्गत आता है? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया था कि जो प्रदर्शन है या जो धरना करना है वो विचारों की अभिव्यक्ति को प्रकट करने का एक प्रत्यक्ष साधन है, अतः इसको आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत रखा जाएगा। इसलिए धरना करना, प्रदर्शन करना हमारा वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है। अब इस पर हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा टी.के. रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु का केस है, 2003 का केस है। इस केस में बताया गया था कि क्या राइट टू स्ट्राइक, यानी कि हड़ताल करने का अधिकार, क्या ये फंडामेंटल राइट है? तो इस केस में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया गया था कि हड़ताल करने का अधिकार आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या राइट टू साइलेंट आर्टिकल 19 की क्लोज 1 के अंतर्गत आता है। तो इस पर हम केस देखेंगे बिजोय इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य। ये 1986 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि स्कूल में कुछ बच्चे थे, ये राष्ट्रगान वाद के नाम से फेमस है।
तो वो बच्चे ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे कि उनका जो कल्चर था वो उन्हें इस चीज़ की अनुमति नहीं देता था कि वो राष्ट्रीय गान को गा सके। लेकिन वो राष्ट्रीय गान के समय खड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय गान नहीं गाया था। तो इस बारे में जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि किसी भी पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता, उसके लिए रेस्पेक्ट के लिए किस बाउंड नहीं किया जा सकता, गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, परंतु उसकी सम्मान ज़रूर करना होगा। तो राइट टू साइलेंट जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आता है, यानी कि चुप रहने की आज़ादी हर एक पर्सन को दी गई है, हर एक सिटीजन को दी गई है। उसके बाद है नेक्स्ट केस देखेंगे हम, आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आर्टिकल 19 की जो राष्ट्रीय ध्वज है क्या उसको फहराने का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, आर्टिकल 19 की क्लोज 1 के अंतर्गत आता है। तो इस पे एक केस आया था, भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल का केस है, और ये केस है 2004 का। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये कह दिया गया था कि प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रीय ध्वज को अपने मतलब घर पर फहरा सकता है, उसका सम्मान पूर्वक उस ध्वज को फहराने का उसको अधिकार दे दिया गया था। तो ये हमने देखे थे कुछ केस लॉज जो कि हमारे अलग अलग हमने अपने राइट्स को आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत देखा। अब आता है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आती है? यस, प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इस पर हम कुछ केस लॉज देखेंगे। फर्स्ट केस जो है वो है हमारा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। इस केस में बोल दिया गया था कि किसी जो सिटीजन है उन सिटीजन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी या फिर रेडियो के द्वारा आंखों देखा चित्रण का प्रसारण करने का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19(1) में आता है, और इस पर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ आर्टिकल 19 की क्लोज 2 के अंतर्गत ही लगाई जाएंगी, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट केस देखेंगे हम, जो कि है हमारा विज्ञापन पर, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है क्या वो आर्टिकल 19 की क्लोज 1 के अंतर्गत आता है। तो इस पर केस है टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम का केस है, और इस केस में बोल दिया गया था कि ये हमारा विज्ञापन करने का जो अधिकार है ये आर्टिकल 19 की क्लोज 1(a) के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस आता है शर्मा एंड एम वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा। ये केस है 1959 का केस है। इस केस में सर्च लाइट के नाम से ये केस फेमस है। इस केस में क्या हुआ था कि कोई भी समाचार पत्र विधानमंडल के किसी ऐसे सदस्य द्वारा दिए गए भाषण को प्रसारित नहीं कर सकता है जिसे स्पीकर ने क्या कर दिया है, कार्यवाही से अलग हो जाने का आदेश दे दिया है। तो इस बारे में इस केस में बताया गया था। नेक्स्ट केस आता है हमारा बेनेट कोलमेट एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1973 का केस है। इस केस में बोला गया था जो अखबारी कागज़ नीति थी और अखबारी कागज़ नियंत्रण 1962, इसमें क्या हुआ, इसकी मान्यता को चुनौती दी गई थी। किस आधार पर? कि ये आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 14 का वॉयलेशन करता है। अखबारी कागज़, अतः ये क्या है, ये जो आदेश है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। उसके बाद हमारा आता है एक सांकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जो दैनिक समाचार पत्र आदेश 1960 निकाला गया था उसके ऊपर केस ये आया था, और इसमें जो था पेजेस की संख्या पर लिमिटेशन लगाई थी, तो इसे क्या कर दिया गया था, इसका 19(1) का उल्लंघन माना था। उसके बाद आता है हमारा आर राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु का केस है, जो ऑटो शंकर के नाम से फेमस है। उसके बाद आता है हमारा राइट टू नो। राइट टू नो क्या, जानने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है क्या, ये आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आता है। तो इस पर एक केस आया था प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1982 का। तो इसमें बोल दिया गया था कि राइट टू नो जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो इस तरीके से हमने सारे केसेस को देखा है और देखा कि ये सारे केसेस हमारे आर्टिकल 19 की क्लोज 1 के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अब जानते हैं रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। जो हमारा आर्टिकल 19(a) है उसके बारे में जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं वो आर्टिकल 19 की क्लोज 2 में दी गई हैं। वो कौन कौन से आधार हैं वो आइए मैं आपको बेयर एक्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ।
तो हमारी दो में दिया गया है, दो में हमारी 8 ग्राउंड्स इसके अंदर दिए गए हैं। नंबर 1 है भारत की प्रभुता और अखंडता। नेक्स्ट है हमारा राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में, न्यायालय अवमान, मानहानि, अपराध उद्दीपन। यानी कि इन 8 ग्राउंड्स पर, इन 8 आधारों पर क्या किया जा सकता है, जो आपकी बोलने की आज़ादी दी गई है आपको आर्टिकल 19 की क्लोज ए में, उस पर क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 19 की क्लोज बी जो दिया गया है, सम्मेलन करने की आज़ादी दी गई है। क्या उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, उस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं? तो हाँ जी, उस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं आर्टिकल 19 की क्लोज 3 के अंतर्गत। तो वो कौन से आधार हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए 2 आधार हैं, भारत की प्रभुता, अखंडता यानी कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पर अगर कोई भी खतरा मंडराता है किसी भी प्रकार से, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है किसी भी तरीके से आपके सम्मेलन से, तो क्या किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है। एंड नेक्स्ट हमारा रिस्ट्रिक्शन है आता है सी में क्या बताया गया है, कोई भी एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, तो उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। उसके बारे में जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो दिया गया है आपका आर्टिकल 4 के अंतर्गत। तो उन पर भी क्या लगाया जा सकता है, 2 आधारों पर, यानी कि भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में इन पर रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा, फिर आता है जो भारत में अवैध रूप से घूमने का और वहाँ निवास करने की, इन दोनों पर ही जो रोक लगाई गई है वो आर्टिकल 19 की क्लोज 5 में लगाई गई है। यानी कि उस पर जो आधार बनाए गए हैं वो है साधारण जनता के हितों में या अनुसूचित जनजाति के हितों में संरक्षण। यानी कि अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो, वहाँ की साधारण जनता के हितों में अगर वो किसी भी तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट करता है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। या फिर वहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके लिए किसी भी तरीके से, लाइक जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या ईस्टर्न हमारे जो स्टेट हैं वहाँ पर जैसे ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, अगर आप वहाँ जाते हो उनके लिए किसी भी प्रकार की हानि होती है तो आपकी घूमने की आज़ादी पर और रहने की, कहीं पर रहने की आज़ादी पर क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद आता है उपजीविका, व्यापार करने की आज़ादी। तो ये आर्टिकल 96 की क्लोज में दिया गया है और उस पर भी सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है आर्टिकल 19 की क्लोज 6 के अकॉर्डिंग। तो आज हमने देखा आर्टिकल 19(6) का। आर्टिकल 19 हमने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, 1 बाय 1 करके सारी क्लोजेस को हमने देखा। उस पर जो इम्पोर्टेंट केस लॉज थे वो मैंने आपको बताए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।